नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राज और आप सभी को इनक्रेडिबल स्टडी के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं काफ़ी बहुत समय बाद आ रहा हूँ इस चैनल पे, है ना। इसके लिए मुझे खेद है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने क्लास लेना बंद कर दिया था, लेकिन बच्चों का डिमांड होने की वजह से मेरे को पुनः इस चैनल पर आना पड़ा, क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि सर मेरा एग्ज़ाम आ गया है, बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है, सर थोड़ा रिवीजन करा दीजिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ, तो फिर आपके अनुसार अब टाइम टेबल बनाकर अपना अपना तैयारी कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए और आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं सबको मैसेजेस या जो भी बातचीत करना है कर कर बोल दीजिए कि रोहित सर का क्लास रेगुलर चलेगा इसी टाइमिंग पे, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए ताकि हम जो भी कंटेंट लाएंगे बोर्ड के दृष्टिकोण से लाएंगे, ठीक है। बोर्ड में कैसे पेपर आते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से पेपर में उठाया जाता है, किस तरह का लेवल आता है क्वेश्चन में, तो सारा चीज़ हम इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैंने सोचा है कि मतलब हफ्ते में 2 दिन मैथ और मतलब कि 2 दिन साइंस जो भी रहेगा, और लिटरेचर का भी थोड़ा बहुत राइटिंग सेक्शन में बता दूंगा कि कैसे पेपर में आता है, कैसे लिखना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए, ठीक है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है रिवीजन के लिए मैंने शुरू किया है कि आज आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं, ना ही देर करते हुए अब चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर, ताकि बच्चों का डिमांड था कि सर रिवीजन कराइए, तो मैंने आज से चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िएगा और बच्चों से अपना जो भी प्रॉब्लम होगा शेयर कर कर उन लोगों से ज़्यादा मात्रा में जोड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का है केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिस्ट्री में अब जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो इक्वेशन के माध्यम से लिखते हैं। अगर मान के चलिए कि किसी भी रिएक्शन को लिखना होता है तो वो इक्वेशन के माध्यम से लिखते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमको लिखना है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, तो हमारा बनेगा क्या, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बताइए कि जो चीज़ हम लोग लिखे हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट आता है इसको हम लोग बोलते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसी को रिटेन फॉर्म में लिख देते हैं ना, तो हम इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन हो गया। ओके। अब देखिए, कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होता है उसको बैलेंस फॉर्म में होना जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो केमिकल इक्वेशन सही नहीं माना जाएगा। इसलिए क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम की संख्या होता है, उतना ही नंबर ऑफ एटम जो होना चाहिए किस में होना चाहिए, प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो इसलिए कोई भी इक्वेशन को लिखेंगे तो हम लोग उसको इक्वलाइज करके लिखेंगे, बैलेंस करके लिखेंगे ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए, जनरली एग्जाम में आता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन सा विधि लगाया जाता है, तो उसको नाम है, बैलेंसिंग करने का एक नियम होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट के जो एटम्स होते हैं उसी तरह नंबर ऑफ प्रोडक्ट के जो एटम होते हैं दोनों तरफ इक्वली होते हैं, है ना। अगर मान के चलिए किसी भी रिएक्शन में अगर लिखते हैं कि मान के चलो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, उतना ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट में भी एटम होने चाहिए, तब हमारा रिएक्शन जो होता है बैलेंस कहलाता है, ठीक है। अभी जब भी मान के चलिए कभी पढ़ा रहा हूँ, अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अब उसके बाद से जब मैं क्वेश्चन जब एराइज कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो उसमें सारा चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू आगे करते हैं कि फर्स्टली जो हम लोग जानेंगे कि रिएक्शन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। रिएक्शन हमेशा 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन होता है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एक या एक से ज्यादा, जैसे कि A प्लस B मिलकर क्या बना दिए, C बना दिए, है ना। तो मतलब कि देखिए, रिएक्टेंट में एक है, दो मतलब कि मॉलिक्यूल्स मिलकर एक नया प्रोडक्ट रिजल्ट बना रहे हैं, तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हमारा कार्बन है और ऑक्सीजन है, मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन जो हो गया रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 प्रकार के, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एंडोथर्मिक
रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन में जब हीट रिलीज होता है, मतलब कि रिएक्टेंट के साथ अगर कोई भी रिएक्टेंट हो जाएगा, उसको रिएक्शन जब कराते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है तो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। तो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट रिलीज होता है, हीट बाहर निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन में आता है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या अंतर है। तो आप लोग जो भी हम लोग जैसे कि ऐसा कोई भी रिएक्शन ले लीजिएगा जिसमें हीट रिलीज होता है तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और एंडोथर्मिक में जैसे कि कोई भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सब चीजें हैं, आपको ये बेसिक चीजें पता ही होगा, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, अब देखिए एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हो गया। रिएक्शन में एग्जाम में पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं रिएक्शन के माध्यम से। जो भी रिस्पायरेशन करते हैं वो सारा एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, है ना। और मान के चलिए कि जितने भी आप देख सकते हैं रिएक्शन के जिसमें हीट रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक हम बोल सकते हैं। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि मतलब कि डिकम्पोज मतलब टूटना। अगर मान के चलिए कि कार्बन ये है CaCO3 है, ये टूट जाएगा, हीट दे देंगे तो टूट जाएगा, CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा, है ना। तो ये जो कंपाउंड है इसको हीट देने पर क्या होगा, टूट गया, दो भागों में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब कि डिसोसिएट होना, टूट जाना, मतलब कि कोई कंपाउंड दो भागों में जब टूट जाएगा, मतलब कि अगर हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अपोजिट होता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि वाई आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अपोजिट टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप लोग इसको माध्यम से आप समझा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यही जो है रिएक्टेंट हो गया, इसमें जाएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था ना, दो लोग मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाता है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब यही सिंगल प्रोडक्ट टूट जाता है दो भागों में तो ये हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसी को एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब कि आप दिखा सकते हैं कि अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ये। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन हम चलते हैं क्या, इसके बाद से है तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी अगर कोई भी रिएक्शन में, जैसे कि फेरस है फिर कॉपर सल्फेट है ना, तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर कोई भी एलिमेंट, अगर इस मान के चले कि इसका और इसकी बात करते हैं तो Fe जो होता है कॉपर से ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है। तो अब मोर रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, ये Fe जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और नया प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका FeSO4। ठीक है, तो इसमें सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जब सिंगल एलिमेंट का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरह आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो लोग रहते हैं, दो जन, जैसे कि Na2, देखिए Na2SO4 प्लस BaSO4 है ना। तो इसमें देखिए दो मॉलिक्यूल है कि नहीं। तो इसमें रिएक्शन अगर कर देंगे तो ये Na जो है Ba को डिस्प्लेस कर देगा और Na जो है इसके जगह पर बैठ जाएगा। तो आपका रिएक्शन क्या बन, BaCl2 कर दीजिए, है ना, BaCl2 कर दीजिए, ताकि इधर आ जाएगा तो आपका बन जाएगा क्या, Na। तो इधर बन जाएगा NaCl बन जाएगा और इधर बन जाएगा आपका BaSO4 बन जाएगा, है ना। तो इसमें डबल जब होता है तो मतलब दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, देख रहे आपस में एक्सचेंज हो, डबल हो रहा है, तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और जब सिंगल एलिमेंट का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ऐसे एग्जाम्पल में बहुत सारे इंटेक्स क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखकर प्रैक्टिस करिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है आप लोग बताइएगा कि कहाँ पे छूट रहा है कहाँ पे नहीं, उसके बाद से मैं डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो याद रखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि जो मोर रिएक्टिव होता है लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल में दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसके जगह पे ये आ जाएगा, इसके जगह एक्सचेंज हो जाएगा पोजीशन, उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखिए आगे क्या होता है कि नेक्स्ट वन है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूव होना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन, है ना। तो इसमें हमको याद रखना कि ऑक्सीजन का जोड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन का रिमूव होना ही रिडक्शन कहलाता है। और हाँ, क्वेश्चन में पूछता है कि रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि और रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है।
है ना। तो याद रखिए रिडॉक्स रिएक्शन का जो एग्जांपल होता है आपका क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड और H2, है ना। जब इसके साथ अगर रिएक्शन हम लोग करते हैं तो आपका बनेगा क्या, यहां से बन जाता है क्या, कॉपर, फिर यहाँ पे H2O, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है ना, कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो गया, तो ये हो गया रिडक्शन, हो गया रिडक्शन। अब देखिए हाइड्रोजन है, H2 है, अभी इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है किसी रिएक्शन में एक साथ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल में अगर देता है तो ये आप लोग एग्जांपल में लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कॉपर ऑक्साइड को जब H2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉपर प्लस H2O बनता है, तो वो क्या होता है कि इसमें एरो के माध्यम से दिखा सकते हैं कि किसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी में रिडक्शन हो रहा है, ये सारा चीज आप लोग इसके साथ एक्सप्लेनेशन कर दोगे। हाँ, नेक्स्ट वन आता है कोरोजन और एसिडिटी। कोरोजन जो होता है, जब भी अगर कोई भी हम लोग लोहे का सामान हो, है ना, लेते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर उसमें रस्टिंग का प्रोसेस हो जाता है ना, रस्टिंग हो जाता है, इसमें जंग लग जाता है, हिंदी में हम उसको जंग लगना बोलते हैं, तो वो कोरोजन होता है, उसको हिंदी में संचारण बोलते हैं, संचारण, है ना। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई चीज लोहे का होता है तो वो आसानी से रिएक्ट कर लेता है, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से जंग लग जाता है, उसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। और आगे है रेनिसिडिटी। रेनिसिडिटी का मतलब होता है कि अगर मान के चले कि शादी विवाह पड़ता है तो अपन खाना वाना जो भी बनता है तो वो एक रात में बनने के बाद सुबह तक खराब हो जाता है, ड्यू टू, इसमें क्या होता है कि इसका मेन कारण होता है ऑक्सीडेशन। इसमें जितने भी ऑयल होते हैं या फैटी चीज होते हैं वो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से ही क्या कहता है उसमें स्मेलिंग आने लगता है, इसका स्वाद चेंज हो जाता है, वो मतलब खराब हो जाता है, इस वजह से। क्यों, इसका मेन रीजन है कि ऑक्सीडेशन, जितने भी हम लोग खाना में जो भी ऑयल डालते हैं वो ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस वजह से वो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, वो खट्टे होने लगते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, है ना। तो इसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज वरीज में उसको रख देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन से बचा कर रखे, ताकि थोड़ा समय तक चल जाता है, इसलिए फ्रीज में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, इस वजह से कोई चीज़ खराब नहीं होता फ्रीज वरीज में रखने की वजह से, ठीक है। तो इसी तरह से आज तो मेरा यही क्लास था, बस इतना ही, और मैं कोशिश करूंगा कि अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी इसी चैनल पे, ठीक है। आप लोग जितने भी भाई बहन जो भी हैं आप एक दूसरे से जोड़िए और बोलिए कि मतलब रेगुलर क्लास चलेगा। आज तो मेरा मतलब इंट्रो क्लास था, कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद से मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो जो भी होगा अपना कम्युनिटी में डाल दूंगा, नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ाना होगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी भाई बहन से नहीं पता होगा आप लोग उनको बता दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दीजिए, कमेंट करिए, है ना। जो भी मेरे में कमी हो आप वो भी सब बताइए, ताकि मैं इसको सुधार करना है और इसी चैनल को हमको आगे तक लेकर जाना है। बच्चों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया कि सर आप पढ़ाइए, जो भी है पढ़ाइए, तो बोर्ड का जो पेपर आने वाला है उसके अनुसार मुझको देखते हुए मतलब कुछ सोच कर कहा कि चलो ठीक है पढ़ाता हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह बने रहिएगा, बहुत सारा बच्चों से जोड़िए और उसको प्यार दुलार दे दीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर कल आते हैं। आप लोग इसी तरह बने रहिए और खूब सारा मेहनत करिए, ताकि बोर्ड का पेपर नज़दीक आ गया है ना। और जो भी आपका सपोर्ट लगेगा, जो भी आप